मौर्योत्तर काल पढ़ा है थे आपको। तो हमने सबसे पहले इसमें बताया था कि स्थानीय वंश, कुछ स्थानीय वंशों का उदय हुआ मौर्यों के बाद, और कुछ विदेशी आक्रमण हुए, और वह विदेशी आक्रमण भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिदृश्य को काफी प्रभावित किए। इसमें क्या बताए थे? शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आता है? कण्व वंश। और सबसे शक्तिशाली जो आता है वह है सातवाहन वंश। इसी की चर्चा चल रही थी। और इसमें देखिए यूनानी आते हैं विदेशी आक्रांताओं में। यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्थानीय राजवंश में शुंग शासक वंश हमने खत्म कर दिया। आज देखेंगे कण्व। शुंग वंश और कण्व वंश ये दोनों ऐसे वंश थे जिन्होंने जो सत्ता प्राप्त की थी, कैसे प्राप्त की थी? अपने पूर्ववर्ती नरेशों की हत्या करके। कैसे प्राप्त की थी? जिनके अमात्य रहे, जिनके ये भृत्य रहे यानी सेवक रहे, उन्हीं की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की, जैसे शुंग वंश। और सेव शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना होती है। फिर कण्व वंश की अंतिम शासक की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना होती है। इस तरह से हमने बताया था शुंग, कण्व और सातवाहन। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। और किसकी हत्या करके की थी? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उस समय कर देते हैं पुष्यमित्र शुंग, जब वह अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था। कई बार इसको बार बार हमने बताया। और शुंग वंश में देखा जाए तो इसको वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। इसको पढ़ाए हैं जो लोग ना, एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। इसको क्या कहा जाता है? वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मौर्य काल में किस धर्म की चरमोत्कर्ष हुई थी? कौन सा धर्म चरमोत्कर्ष पर था? बौद्ध धर्म। और जब यह शुंग वंश आता है यानी ब्रह्म धर्म, तो यह वैदिक यानी कि जो हमारा हिंदू धर्म था, वैदिक धर्म, उसका जो है फिर से पुनरुत्थान करता है। और चूंकि यह ब्राह्मण था, कहा जाता है कि विद्यावदान में यह कहा गया है कि इन्होंने जो है 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था। इसने पुष्यमित्र शुंग ने। तारानाथ ने भी कहा कि यह बौद्ध धर्म का क्या था? अहित करने वाला था, यानी कि बौद्ध धर्म का यह शत्रु रहा होगा पुष्यमित्र शुंग। और इसकी हमने पूरी कहानी बताई थी कि साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों से क्या क्या जानकारी मिलती है। और इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। बोलते रहिए आप लोग। इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? उदयन या उदयन ने। और पाटलिपुत्र के और सारे कौन से नाम मिलते हैं? सुंदर, पुष्पपुर, ये सब हमने आपको बताया था इसके पूर्व वाली क्लास में। और बताया था कि शुंग शासक जो थे ये कुल 10 शासक और 112 वर्ष तक शासन किए थे। और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या थी? विदर्भ की विजय और यवन शासकों को पराजित करना, जो वसुमित्र था उसने।
और देखिए सबसे ज्यादा सवाल जो शुंग वंश से आते हैं वह कौन सा है सवाल जानते हैं? हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज स्तंभ कहाँ पर है? विदिशा में। विदिशा और बेसनगर में जो उसने स्थापित किया था, विदिशा यानी बेसनगर में क्या स्थापित किया था? भागवत यानी भागवत धर्म का उदय हुआ रहा होगा इस समय पर। भागवत धर्म यानी भगवान विष्णु के सम्मान में, भगवान विष्णु के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी, गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था। और आपसे पूछा जाएगा सवाल कि ये गरुड़ स्तंभ किसने स्थापित करवाया था? हेलियोडोरस ने। किसने? याद कर लीजिए, इसलिए बार बार कह रहे हैं हेलियोडोरस। और यह हेलियोडोरस था कौन? तक्षशिला के यवन शासक। कौन से शासक? तक्षशिला के यवन शासक इंडियाल का क्या था? राजदूत था। क्या था? इंडियाल का। तब तक आप लोग देखते ये लोग आ रहे हैं। इंडियाल का राजदूत था। आया कहाँ था? कौन बताएगा? आप तो बता सकते हैं। काशी पुत्र भागभद्र की चर्चा हमने की थी, भूलिए मत। ये सवाल इतना जबरदस्त पूछा जाता है, चाहे छोटे एग्जाम हो, पीजीटी, पीजीटी, पीसीएस, आईएएस, हर जगह उत्तर पाया जाता है। काशी पुत्र भागभद्र यह जो है किस नंबर के थे? 9वें नंबर के थे। 9वें नरेश थे शुंग वंश के। काशी पुत्र भागभद्र के शासन के किस वर्ष में आया था? 14वें वर्ष में। वेरी गुड, 14वें वर्ष में आया था। और इसने जो है यवन राजदूत होते हुए भी इसने भागवत धर्म यानी भगवान विष्णु के सम्मान में गरुड़ स्तंभ कहाँ स्थापित किया? विदिशा और कहा जा सकता है बेसनगर में। तो यह सवाल बहुत पूछा जाता है। शुंग वंश में हमने बताया था मालविकाग्निमित्रम, साहित्यिक स्रोतों में मालविका और अग्निमित्र की कहानी हमने बताई थी। क्योंकि पुष्यमित्र शुंग का वह पुत्र था। और मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? कालिदास की। वहां से यवन आक्रमण के साक्ष्य मिलते हैं, यवनों का आक्रमण हुआ था। पतंजलि का महाभाष्य की हमने चर्चा की थी, याद आ रहा है? पतंजलि के महाभाष्य की चर्चा की थी। और पतंजलि जो थे वो संस्कृत के वैयाकरण थे। हाँ वो वाला चला, पीछे का भी चला दीजिए, वो वाला पीछे वाला। हाँ चलो। और देखिए शुंग काल में संस्कृत भाषा का भी उन्नयन हुआ, ये जान लीजिए, संस्कृत भाषा का। और हमने एक महान विद्वान की चर्चा की थी, मनु की। मनुस्मृति बहुत विवादों में रहती है। आप लोग सोचते हैं कि मनुस्मृति कब लिखी गई? 14वें शती। किसके समय में लिखी गई? शुंग काल में, खास करके पुष्यमित्र शुंग के काल में लिखी गई। और मनुस्मृति में महिमा मंडन किसका किया गया है? स्त्री और ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों के बारे में बहुत इजी में वहाँ बताया गया कि अगर आपको आपकी जीविका चलाने में दिक्कत हो रही है तो कोई दूसरा पेशा आप अपना सकते हो। महिलाओं के बारे में हमने बताया था, यस्य नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता। यह अधिकतर लाइन पूछी जाती है, कहाँ से ली गई है? मनुस्मृति से। और हमने चर्चा की थी गार्गी संहिता की, मालविकाग्निमित्रम की, एक फेरा वाली ग्रंथ की चर्चा की थी। इसकी रचना किसने की थी? मेरुतुंग ने। देखिए आप पकड़ रहे हैं जितेंद्र जी, बाकी आप लोग कथा सुनते हैं, पीछे वाला पलटते रहिए। इतिहास में प्राचीन इतिहास थोड़ा सा कठिन है और आपको मजा भी कम आती होगी इसमें। क्यों? मॉडर्न और मेडुअल में आनंद आता है, यहाँ तो बड़े टेढ़े मेढ़े शब्द भी मिलेंगे आपको। और हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की। वेरी गुड। से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने अंतिम और नरेश बृहदत्त की हत्या की थी। और इसी हर्षचरित में इसे पूछा गया है कि अनार्य कहाँ गया है, कहाँ कहा गया है? तो हर्षचरित में इसको अनार्य कहा गया है।
पुष्यमित्र शुंग को निम्न जातीय कहा गया है। पतंजलि के महाभाष्य में भी यवन आक्रमण की चर्चा 3 जगह मिलती है, याद रखिएगा। पतंजलि के महाभाष्य में और गार्गी संहिता में और मालविकाग्नि मित्रम में 3 जगह ऐसे 3 ऐसे साहित्यिक स्रोत हैं जहां पर शुंग वंश के समय में यवन आक्रमण की चर्चा की गई है। और देखिए एक हरिवंश नामक ग्रंथ है जहां पर इसको औधवीज कहा गया है। अयोध्या लेख मिलता है पुरातात्विक स्रोतों में देखें तो, देश नगर का लेख, हरहुत लेख, ये सब शुंगकालीन है भाई। हरहुत जो स्तूप है इसकी खोज किसने की थी बताइए? कनिंघम ने 1873 में। देश वो अमरावती वाला है जो आप बता रहे हैं। इसी तरह से देखिए कुछ ऐसी मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं जिससे शुंगकालीन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। आगे हम लोग चलते हैं, क्योंकि शुंग काल के बारे में हम विस्तृत पढ़ाए थे, बहुत ढंग से पढ़ाए थे, तो आगे चले नहीं टाइम खराब होगा। तो पुष्यमित्र शुंग या शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था भाई बताइए जल्दी से। अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या करके उसके अमात्य ने वंश की स्थापना की थी? देवभूति। नहीं याद आ रहा है? हम तो क्लास में ही बहुत सारी चीजें बार बार रिपीट करते हैं, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में ऐसे ही स्थापित हो जाए। तो शुंग वंश का अंतिम नरेश कौन था? अंतिम शासक देवभूति। एक कहानी मिलती है, बड़ा इंटरेस्टिंग बना दें आपको, नहीं तो आप बोल रहे हैं। अंतिम शासक देवभूति की हत्या हुई कैसे? और कहाँ वंश का देवभूति जो था अंतिम यानी 10वां शासक था। 10 शासकों की सूची हमने लिखवाई थी उस दिन। ये कहानी मिलती है कि 75 या 73 या 75 ईसा पूर्व में इसका एक अमात्य था जो कि संभवतः वह भी ब्राह्मण रहा और उसका नाम था वसुदेव। क्या नाम था? वसुदेव। और देखिए जब भी किसी वंश का जो नाश हुआ है वह जो नरेश रहा होगा, अंतिम नरेश रहा होगा, निश्चित तौर पर वह अलोकप्रिय रहा होगा अपने कार्यों से। अपने कार्यों से वह अलोकप्रिय रहा होगा या व्यसनी रहा होगा, विलासी रहा होगा, तभी उसका अंत हुआ होगा। तो वसुदेव जो था उसने किया क्या? देवभूति के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। कहानी सुनेंगे आपको मजा आएगा। देवभूति की एक दासी थी और उस दासी की एक पुत्री थी, बहुत खूबसूरत थी। देवभूति उस पर आसक्त था। यह वसुदेव करता क्या है? उसी के निवास में, निवास मतलब उसी का एक रानी का यानी कि महिला स्त्री का वेश धारण करके निवास में जाता है और देवभूति की कामुकता को वह शांत करता है, यानी उसकी हत्या कर देता है षड्यंत्र के तहत। इस तरह से यह हत्या करके यह बात मिलती कहाँ है? यह बात मिलती है आपको हर्षचरित में कि उसने जो है एक स्त्री का वेश धारण किया, एक षड्यंत्र के रूप में देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की नींव डाली। यह कहानी हर्षचरित में मिलती है कि रानी के वेश में जो देवभूति था उसकी दासी की पुत्री का वेश धारण करके कामुक देवभूति की हत्या कर देता है। और सेम इसी तरह की कहानी मिलती है हर्षचरित के अलावा। कहाँ मिलती है? विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में यह बात कही गई है कि जो है देवभूति कैसा शासक था? व्यसनी स्वभाव का शासक था, यानी कि यह कामुक प्रवृत्ति का शासक था। महिलाएं इसकी कमजोरी नहीं होंगी, इसकी वजह से जैसे वहां पर आपने देखा होगा कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है हत्या की सेना के सामने। इसका मतलब जो है सेना पर उसका नियंत्रण नहीं रहा होगा। किसका? बृहद्रथ का। कनेक्शन किया करिए।
जैसे आज के 1999 में कारगिल का युद्ध होता है। सेना पर किसका नियंत्रण था? पाकिस्तान फौज पर, मुशर्रफ का। उसने जो है क्या किया, नवाज शरीफ को पदच्युत किया, स्वयं जो है हिटलर बन गया, यानी कि स्वयं तानाशाह बन गया। इसका मतलब कि बृहद्रथ की अलोकप्रियता रही होगी प्रजा और सेना दोनों में, और उसका सेनापति, इसीलिए इसको सेनानी भी कहा जाता है, पुष्यमित्र शुंग को। उसकी एक उपाधि क्या है? सेनानी भी है। सेम इसी तरह की कहानी यहाँ मिलती है कि शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वह व्यसनी स्वभाव का था, और उसका अमात्य यानी भृत्य यानी सेवक जो भी रहा वसुदेव, वह जो है उसके इस व्यसनी स्वभाव का लाभ उठाता है और एक षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या करके किस वंश की नींव रखता है? कण्व वंश। कौन सा वंश आता है इसके बाद? कण्व वंश। अब देखिए कण्व वंश की बहुत सारी जानकारियां, हमको बहुत सीमित जानकारी मिलती है कण्व वंश के बारे में। ज़्यादातर 4 नरेशों का ही कार्यकाल देखने को मिलता है जो कि पुराणों से मिलता है। साहित्यिक स्रोतों में बहुत छोटी छोटी कुछ मुद्राएं मिली अल्प मात्रा में। वहीं भूमिमित्र नामक शासक का उल्लेख मिलता है, अदरवाइज कहीं कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए कण्व वंश बीच में आता है। इसके बारे में जानिए, सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। तो हर्षचरित से यह पता चलता है कि 75 ईसा पूर्व में देवभूति की हत्या करके वसुदेव ने कौन से वंश की नींव रखी? कण्व वंश। ठीक, तो ये कहानी हर्षचरित और विष्णु पुराण से मिलती है कि देवभूति की हत्या कैसे हो जाती है। तो विष्णु पुराण में यह कहा जाता है कि कोई एक नया शासक आएगा और भारत पर शासन करेगा, इनकी हत्या करेगा, क्योंकि ये व्यसनी स्वभाव के व्यक्ति हैं, एक शासक के गुण इनके अंदर नहीं है। आइए कण्व वंश देखते हैं, क्योंकि सातवाहन काफी लंबा है। कण्व वंश के बारे में देखते हैं। कण्व वंश क्या है? इसमें कुल 4 शासकों का विवरण मिलता है। कण्व वंश में अगर कण्व वंश की बात करें, इसमें जो है कुल 4 शासकों का विवरण मिलता है। यह 4 शासक कौन थे? एक तो वसुदेव था। कौन था? वसुदेव। वसुदेव था। पुराणों में मिलता है कि वसुदेव ने कितने वर्ष तक शासन किया था? 9 वर्ष तक। पुराणों से जानकारी मिलती है कि वसुदेव जो है कितने वर्ष तक शासन किया था? 9 वर्ष तक। पुराणों से यह जानकारी मिलती है कि जो है वसुदेव का शासन कितना था? मात्र 9 वर्ष था। इसी प्रकार से दूसरे शासक हुए भूमिमित्र। इसमें आगे चाहे कण्व भी जोड़ दीजिए। भूमिमित्र की ही पुराणों के अनुसार इनका शासन कितना था? संभवतः 14 वर्ष। 14 वर्ष इनका शासन रहा। तीसरे हैं नारायण कण्व, यानी वसुदेव कण्व, भूमिमित्र कण्व, फिर तीसरे हैं नारायण कण्व। नारायण, इनका शासनकाल था 12 वर्ष। इनका शासनकाल था 12 वर्ष। इसके बाद अंतिम शासक आपको मिलेंगे सुशर्मा। इनका शासनकाल था 10 वर्ष। पुराणों के अनुसार इनका शासनकाल था 10 वर्ष। अब जोड़ लीजिए कितना वर्ष हो जाएगा? टोटल 45 हो गया। चलो हम नहीं जोड़ रहे हैं, आप जोड़ लीजिएगा। 45 वर्ष तक इन लोगों ने शासन किया था भाई मिलकर। टोटल 45 वर्ष तक।
यानी 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक। कब तक रहा? 75, यानी कहीं कहीं 73 भी मिलेगा। 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक कण्व वंश का शासन रहा। तो वसुदेव जो थे, इन्होंने क्या किया था? अंतिम शुंग शासक कौन था भाई? देवभूति की हत्या करके, देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की या नींव डाली। कण्व वंश की स्थापना की। अंतिम और प्रथम जरूर याद रखना। और पुराणों में इन्हें क्या कहा गया है? कण्व वंशीय शासक को पुराणों में क्या कहा गया है? शुंग भृत्य। भृत्य मीन्स सेवक, शुंग भृत्य कहा गया है पुराणों में। कण्व वंशी शासकों को क्या कहा गया है? शुंग भृत्य कहा गया है। अब देखिए, अंतिम शासक जो था सुशर्मा, हमने बताया कि शुंग और कण्व वंश की वही कहानी रही। इन्होंने हत्या की अपने पूर्व नरेश की, और इनकी भी हत्या हो गई अपने अमात्यों के द्वारा। तो अब देखिए सुशर्मा की हत्या कैसे हो जाती है। सुशर्मा की हत्या करते हैं वायु पुराण के अनुसार आंध्र जातीय भृत्य सातवाहन शिमुक द्वारा कर दी गई। किसके द्वारा? सातवाहन। अभी सातवाहन अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। सातवाहन शिमुक। पूछा गया सवाल है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुक या सिंधुक, तमाम सारे नाम अभी बता रहे हैं आपको। सिंधुक ने, जिसको क्या कहा जाता है? आंध्र जातीय। वायु पुराण में इसे क्या कहा गया है? आंध्र जातीय। क्या कहा गया है? आंध्र जातीय। इसने हत्या किसकी कर दी? सुशर्मा की। अंतिम कण्व नरेश सुशर्मा की हत्या करके जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात है ना। अंतिम कण्व नरेश सुशर्मा की हत्या की, सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की नींव डाली। इसको सिंधुक, सिंधुक भी कहा गया है। सिमुक को, इसकी हत्या वायु पुराण के अनुसार आंध्र जातीय भृत्य सातवाहन सिमुक द्वारा कर दी गई। अब देखिए कण्व वंश चूंकि बहुत छोटा सा था और मात्र 45 साल तक शासन किया, और अगर देखा जाए तो इसका जो एरिया रहा, यानी शासन सत्ता जहां तक रही, वह मगध और पूर्वी उत्तर प्रदेश। कहां तक रही? पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सिमट के रह गई। अगर आप देखेंगे सातवाहन काल, तो सातवाहनों का शासनकाल कहाँ? भारत के किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? दक्षिण भारत में। अब ये सिमुक ने हत्या की और शर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की जो नींव डाली, तो ये जो है मगध से नीचे, मगध कहाँ पड़ता है? बिहार में, पाटलिपुत्र आपको बताए थे। तो मगध से सीधे
यानी कि विंध्य क्षेत्र से नीचे की तरफ यह अपने राज्य का विस्तार ये लोग करते हैं, सातवाहन। अब इसी मगध से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच में एक छोटा सा राजवंश आता है अल्पकाल के लिए, मित्रवंश। किताबों में जल्दी मिलता नहीं, मित्रवंश। वो सवाल है, कहीं अगर पूछ ले तो ये आप समझने की कोशिश करिएगा। मित्र राजवंश आता है और बहुत छोटे समय तक रहता है, और चूंकि इसका एरिया बहुत छोटा रहता है, फिर शकों के द्वारा यह पराजित हो जाता है। ठीक, तो इनकी कहानी छोड़ दीजिए। कणवों के बाद अगर पूछा जाए कि मगध पर पार्टिकुलर अगर पूछ लिया जाए, मगध में 30 ईसा पूर्व के लगभग मित्रों के राजवंश की स्थापना हुई। मित्र राजवंश शकों के द्वारा पराजित हो गए थे, ये इसलिए ये इतिहास में इनको स्थान बहुत छोटा सा मिला है, लाइन में कहीं मिल जाता है। तो मगध और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक चूंकि वंश सीमित रहा। सातवाहन वंश के जो ये सुमुख थे, जब इन्होंने सुशर्मा की हत्या की और जब अपने राज्य का ये लोग विस्तार करने लगे, तो सातवाहन वंश भारतीय इतिहास में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश है, ये जान लीजिए। तो इन लोगों ने अपनी जो शासन सत्ता का विस्तार किया, किधर किया? दक्षिण भारत की तरफ। किधर किया? ये दक्षिण भारत की तरफ। आप इनकी राजधानी जब देखेंगे तो आपको पैठण प्रतिष्ठानपुर मिलेगी, जो कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है। और पूर्व राजधानी देखेंगे अमरावती, नागार्जुनकोंडा, जो भी मिलेगा ये सब वर्तमान में कहाँ है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। और इसीलिए इनको जो है अंतिम नरेशों को विंध्य नरेश की उपाधि भी दी गई है। विंध्य नरेश का मतलब विंध्याचल पर्वत से नीचे वाले पार्ट पर जिनका शासन सत्ता रही, यानी कि आप लोग बना लेते होंगे ढंग से पुलिस इस प्रकार से। तो यहाँ मध्य प्रदेश से नीचे और नीचे जाएगा विंध्याचल आप देख रहे हैं, विंध्य पर्वत, इधर इनका जो है सीमा विस्तार रहा नीचे की तरफ, यानी कि इनको दक्षिणापति भी कहा जाता है, अभी हम आपको पढ़ाएंगे। तो इस तरह से अगर कण्व वंश की और सारी बातें देख ली जाएं तो मात्र एक मुद्रा मिलती है भूमि मित्र करके, शुंग के समान यह भी ब्राह्मण वंश के थे। कण्व क्या थे? ब्राह्मण वंश के थे। पहले इनको निपटा दिया जाए तब हम सातवाहन पर आते हैं, थोड़ा बहुत और जानकारी दे लीजिए। तो शुंग और कण्व किस वंश के अनुयायी थे? वैदिक धर्म के। और थे क्या ये? ब्राह्मण। यानी कि शुंगों के द्वारा स्थापित प्रथा परंपरा धर्म को इन्होंने भी ढोने का काम किया, यानी आगे बढ़ाने का काम किया। यानी कि वैदिक धर्म और संस्कृति को कण्व शासकों ने भी आगे बढ़ाने का कार्य किया था। ठीक, हालांकि सातवाहनों के बारे में भी मिलता कि ये भी ब्राह्मण थे, आगे बताएंगे। तो शुंग और कण्व ये ब्राह्मण थे और वैदिक सभ्यता धर्म और संस्कृति के ये लोग पुजारी रहे और उनको हमेशा से ये लोग प्रोत्साहित भी करते रहे। वैदिक धर्म एवं संस्कृति के संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने चलाई थी वह इस समय भी कायम रही, यानी कण्वों के समय भी यह परंपरा चलती रही। आगे देखिए, पुराणों में वर्णन मिलता है कि इस वंश में राजा सत्य और न्याय के साथ शासन करेंगे। कण्व वंश के बारे में, यानी निश्चित तौर पर यह वैदिक धर्म के जो भी थीम रही है उस पैटर्न पर यह काम करेंगे पुराणों के अनुसार, और पड़ोसियों को दबा कर रखेंगे। इनकी उपलब्धियों में कुछ देखने को मिलता नहीं कण्व वंश की, ना इनकी पुरातात्विक उपलब्धि कोई मिलती है। पुराणों के द्वारा सिर्फ 4 राजाओं के नाम मिलते हैं, शासन कितने दिन किए थे, बस इससे ज़्यादा बहुत सारी जानकारी नहीं मिलती है। जो छोटी सी जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं। दुर्भाग्यवश इस वंश के राजाओं के नाम के अतिरिक्त हमें उनके राज्यकाल की किसी भी घटना की जानकारी ज्ञात नहीं होती है, यानी कण्व वंश के बारे में। कुछ सिक्कों पर जिन पर भूमि मित्र खुदा है
जिनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह भूमिमित्र के शासनकाल में जारी किए गए रहे होंगे। तो ये भूमिमित्र हैं। पुरातात्विक स्रोत में अगर मात्र देखेंगे तो कुछ सिक्के मिले हैं बस कण्व वंश के बारे में, और उस पर जो है भूमिमित्र उत्कीर्ण है यानी खुदा हुआ है। तो मात्र सिक्कों से यह पता चलता है कि भूमिमित्र के समय ये सिक्के जारी किए गए रहे होंगे, क्योंकि शासनकाल ही देख लीजिए इनका जरा सा है, 14 वर्ष। क्योंकि ये ज़्यादा दिन था इसलिए यह कुछ मुद्राएं जारी किया रहा होगा। टोटल ये लोग मिलकर 45 वर्ष ही शासन किए थे। और कण्वों के शासनकाल में मगध की सीमा सिमट कर मात्र बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रह गई। मात्र कण्व वंश के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको मिलती है किताबों में। 2 लाइन में लिखा है, हमने बहुत सारा खोज खास कर इतना आपको बताया। तो कण्व वंश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शुंग वंश के बाद चूंकि कण्व वंश आया था, किसने किसकी हत्या करके कौन किस वंश की नींव डाली ये जानकारी रखनी चाहिए। अंतिम और इसका प्रथम नरेश कौन था ये जरूर आप लोग ध्यान देना। आगे आइए, सीधे चलते हैं सातवाहन वंश। किसकी कलम है? ये दोनों निपट गए। आइए सातवाहन देख लेते हैं। देखिए सातवाहन वंश के साथ एक छोटा सा वंश और आपको साथ में इसी के चलता हुआ मिलेगा। वो कौन सा है कोई बताएगा? चेदी राजवंश, कलिंग का चेदी राजवंश। इसका भी कण्व की तरह बहुत अल्पकाल रहा है। जल्दी से कहीं किताबों में बस जरा सा सातवाहन के साथ मिलता है। तो सातवाहन और चेदी राजवंश, ये चेदी कहाँ था भाई? चेदी कहाँ था? चेदी जो है कलिंग, कलिंग कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में। वेरी गुड, उड़ीसा में। देखिए दक्षिण भारत में अगर देखें तो यहीं कहीं उड़ीसा पड़ेगा। तो उड़ीसा में जो एक कलिंग राजवंश था वो चेदी राजवंश था कलिंग में, और सातवाहन, ये 2 राजवंश साथ साथ जन्म लेते हैं। ईसा पूर्व प्रथम शती में विंध्य पर्वत के दक्षिण में 2 शक्तियां थी। विंध्य पर्वत हमने बताया, इसके दक्षिण में 2 शक्तियों का उदय होता है। कौन सी 2 शक्तियां? सातवाहन और चेदी। कब? ईसा पूर्व प्रथम शती में। ईसा पूर्व प्रथम शती में विंध्य पर्वत के दक्षिण में कौन सी 2 शक्तियां उदित होती हैं? सातवाहन और चेदी। और चेदी चूंकि बहुत अल्पकाल तक रहा। चेदी राजवंश कहाँ था? कलिंग यानी उड़ीसा का चेदी राजवंश। चेदी राजवंश का विस्तार कहाँ था? उड़ीसा में यानी कलिंग में। इसमें चेदियों की शक्ति अल्पकालिक थी, किंतु सातवाहन शक्ति का 3 सदियों तक निरंतर उत्कर्ष होता रहा। 3 सदियों से भी ज्यादा, पुराणों में कहीं कहीं और ज्यादा मिलता है, 400 समथिंग इस तरह से। ये 2 शक्तियां थी जो विंध्य पर्वत के दक्षिण में उदित होती। तो आप जैसे चेद को आप भूल जाइए, इतना जान लीजिए कि चेद का कार्यकाल जो रहा होगा इसके समानांतर रहा होगा सातवाहनों की। आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए हमने इसका वर्णन कर दिया। और इसका जो विस्तार क्षेत्र था बहुत सीमित था। कहाँ था? उड़ीसा तक, कलिंग तक मात्र। लेकिन ये सातवाहन जो थे, अगर देखा जाए तो मगध से नीचे दक्षिणापथपति, टोटल दक्षिण में इनका भरपूर साम्राज्य रहा। और ये लगभग 300 सालों से भी ज्यादा शासन किए, और भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक वाणिज्यिक उत्कर्ष में यानी उन्नति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा सातवाहनों का। तो
और इनका जो शासनकाल था, अबाध रूप से शासन इनका चला लगभग 300 सालों से ज्यादा का। और सातवाहन साम्राज्य में समस्त दक्षिणापथ समृद्ध था, यानी उत्तर भारत में मगध से लेकर नीचे दक्षिण तक सातवाहनों का शासन रहा है। कभी भी आप मैप में देखेंगे तो विंध्य पर्वत से नीचे पूरा सातवाहनों का कार्यकाल आपको देखने को मिलेगा, राज सत्ता। और यहाँ पर आप मुंबई में प्रतिष्ठानपुर, अमरावती, कर्नाटक वगैरह का पूरा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, सातवाहनों ने विदेशियों की विरुद्ध स्वाधीनता की रक्षा की भारत से। हमने बताया यूनानी, शक, पहले कुषाण, इनसे रक्षा की पहली बार सातवाहनों ने। दूसरी बात क्या की, और साथ ही साथ साहित्य, कला और व्यापार वाणिज्य की उन्नति भी की। विदेशों से उस टाइम पे बहुत व्यापक पैमाने पर व्यापार हुआ करता था। और कैसे हुआ करता था? जलयान के द्वारा। जलयान के द्वारा यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर जलयान के चित्र उकेरे गए हैं। सवाल पूछा गया है, इसका क्या मतलब हुआ? जलयान के द्वारा जो है विदेशी व्यापार उस समय व्यापक पैमाने पर हुआ करता रहा होगा। आगे देखते हैं, साहित्य, कला, व्यापार, वाणिज्य आदि को प्रोत्साहन कर और प्रजा की भौतिक और सांस्कृतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। सातवाहन काल में प्रजा की भौतिक उन्नति समझ रहे हैं ना, और सांस्कृतिक दोनों उन्नति हुई भाई। भौतिक चीजें समझ रहे हैं ना, और सांस्कृतिक, यानी कि सातवाहनों का काल कैसा रहा होगा? अच्छा रहा होगा, स्वाभाविक सी बात है। जैसे आप लोग कहते हो गुजरात बहुत विकसित। गुजरात क्यों विकसित? प्राचीन काल से वह चूंकि समुद्र के किनारे रहा और वहां से हमेशा व्यापार वाणिज्य का वह कार्यक्षेत्र रहा होगा, स्थल रहा होगा। वहां से व्यापारी आते जाते रहे होंगे, फिर वहां से अन्य भारत के अन्य क्षेत्रों में सामान का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहा होगा। इसलिए मुंबई या जो भी इधर बंदरगाह के क्षेत्र रहे होंगे, जो भी बंदरगाह के किनारे थे प्रदेश, वह ज़्यादा विकसित हो गए थे उसी समय से। आगे देखते हैं, इनकी देखिए, इनके बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। आंध्र सातवाहन राजवंश, इसीलिए इनको कहा जाता है। इनको आप खत्म करिए, ये तो आप जान लिए। इनको क्या कहा जाता है? आंध्र सातवाहन। तो इनको देखिए, साहित्यिक, विदेशी और पुरातात्विक विवरण से जानकारी मिलती है। इनके इतिहास के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? एक तो साहित्यिक स्रोतों से जानकारी मिलती है, दूसरा विदेशियों का विवरण, विदेशियों के विवरण से जानकारी मिलती है जो उन्होंने लिखकर छोड़ा है, तीसरा पुरातात्विक स्रोत हैं उनके इतिहास को जानने के। तो साहित्यिक स्रोतों में अगर हम देखें तो मत्स्य और वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण भी है। पुराणों में इनको आंध्र वृत्त अथवा आंध्र जातीय कहा गया है। मत्स्य और वायु पुराण, मत्स्य और वायु पुराण से सातवाहन कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। पुराणों में इन्हें क्या कहा गया है? पुराणों में इन्हें, लिखते चलिए, पुराणों में इन्हें आंध्र वृत्त अथवा आंध्र जातीय कहा गया है। पुराणों में इन्हें आंध्र वृत्त या आंध्र जातीय कहा गया है। आंध्र वृत्त या आंध्र जातीय कहा गया है। और इनके देखिए,
सातवाहन इतिहास के प्रामाणिक साधन, इनके प्रामाणिक स्रोत देख लीजिए। सातवाहन इतिहास जानने के, इतिहास जानने की प्रामाणिक स्रोत या साधन, प्रामाणिक स्रोत या साधन। इसमें हम प्रामाणिक स्रोत या साधन में अभिलेख, सिक्के और स्मारक देख सकते हैं। क्या क्या मिलेगा आपको? अभिलेख, सिक्के और कुछ स्मारक देखने को मिलते हैं। स्मारक, इसमें से चैत्य और विहार। सातवाहन इतिहास जानने के प्रामाणिक स्रोतों में आप अभिलेख देखेंगे, सिक्के, स्मारक। इसके अलावा विदेशियों का विवरण, साहित्यिक स्रोतों में पुराण है, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। पुरातात्विक में ये सब आ जाएंगे, अभिलेख, सिक्के और स्मारक। इसमें देखे हैं जो पूछे जाते हैं आपसे, इनके जो अभिलेख पूछे जाते हैं वो नोट कर लीजिए। हटा दे। जो कुछ पुरातात्विक अभिलेख हैं ये हमेशा पूछे जाते हैं। पहला लिखिए इसमें, नागनिका का नाना घाट लेख। नागनिका का, या कहीं कहीं नागनिका मिलेगा, कंफ्यूज मत होना। नागनिका का नाना घाट, ये नाना घाट कहाँ है? वेरी गुड, महाराष्ट्र के पुणे जिले। नागनिका का नाना घाट लेख या गुहा लेख, पूना जिला, उसी को पुणे कहते हैं क्या? वही है पूना, पुणे जो भी। इसमें कहा क्या गया है? महाराष्ट्र का पूना जिला नागनिका का नाना घाट अभिलेख, सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है। पूना, पुणे जो भी, पूना जिला भाई। सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का जानकारी होती है, उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है, उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा देखते हैं, नागनिका का नाना घाट लेख हो गया, नाना घाट लेख। दूसरा देखिए, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक से प्राप्त दो गुहा लेख। गौतमीपुत्र सातकर्णी का, गौतमीपुत्र सातकर्णी का, हम लोग शुरू में पढ़ते थे एमए में, बड़ा अजीब लगता, नाम से ही बड़ा डिस्टर्ब होते। आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, आपको सब याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है काका काका आप सीखते रहे होंगे, बड़ा अजीब लगता रहा। बहुत घबराइए मत, बार बार हम रिपीट करके आपको बहुत सारी चीजें याद करवा देंगे जहां से सवाल बनते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक से प्राप्त दो गुहा लेख पूछता है। नासिक से प्राप्त दो गुहा लेख। नागनिका का नाना घाट लेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक से प्राप्त दो गुहा लेख, इससे जानकारी मिलती है। तीसरा, गौतमी बलश्री का नासिक गुहा लेख। तीसरा, गौतमी बलश्री का नासिक गुहा लेख, नासिक से इनका भी मिला है, का नासिक गुहा लेख।
का नासिक गुहालेख, गौतमी बलश्री का नासिक गुहालेख। चौथा वासिष्ठीपुत्र पुलमावी का नासिक गुहालेख। चौथा है वासिष्ठीपुत्र पुलमावी या पुलमावी का नासिक। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। वेरी गुड, यहाँ से लाल वाला भी आ जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। नासिक क्या आ जाता है उधर से? अंगूर और संतरे, नागपुर, नासिक से। नासिक में प्याज बहुत मशहूर है। वासिष्ठीपुत्र पुलमावी का नासिक गुहालेख और इन्हीं का एक कार्ले का गुहालेख भी है। वासिष्ठीपुत्र पुलमावी का कार्ले गुहालेख। कार्ले गुहालेख पांचवा। छठवा देखते हैं यज्ञ श्री सातकर्णी का नासिक गुहालेख। सबका वहीं पे ज्यादातर मिला है। यज्ञ श्री सातकर्णी का नासिक गुहालेख, इनसे भी जानकारी प्राप्त होती है। सिक्के देखिए, सिक्के कहाँ जरूरी होते हैं? सिक्कों से हमें राज्य के विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है। अगर किसी का सिक्का कोई महाराष्ट्र का हो और यहाँ मिले तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ तक इनका साम्राज्य रहा होगा। सिक्कों से राज्य के विस्तार, धर्म, व्यापार, वाणिज्य की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हमने बताया यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर क्या बना है? जलयान यानी नाम का जो है चिन्ह बना हुआ है। इसका मतलब जो है उनके शासनकाल में बहुत व्यापक पैमाने पर व्यापार होता रहा होगा। तो सिक्कों से राज्य के विस्तार, धर्म, व्यापार, वाणिज्य की जानकारी हमको मिलती है। सिक्कों के बारे में देखते हैं कहाँ कहाँ से मिले हैं सिक्के। पहला देखते हैं नासिक के जोगलथंबी नामक स्थान से। लिख लीजिए, नासिक के जोगलथंबी नामक स्थान से क्षयराज वंश का जो सिक्का पूछा गया है, सवाल बनाया गया है। देखिए, नासिक के जोगलथंबी नामक स्थान से, नासिक के जोगलथंबी स्थान का नाम लिख लीजिए, जोगलथंबी नामक स्थान से नासिक के जोगलथंबी नामक स्थान से क्षयरात शासक, क्षयरात वंश का एक शासन रहा होगा। क्षयरात शासक, क्षयरात वंशीय शासक, क्षयरात वंशीय शासक, क्षयरात वंशीय शासक नहपान नासिक के जोगलथंबी नामक स्थान से क्षयरात वंशी शासक नहपान के सिक्कों का ढेर मिलता है। नहपान के सिक्कों का ढेर मिलता है। सिक्कों का ढेर मिलता है। लगभग मृदभांड में है, बताते हैं 8000 मुद्राएं थी। लगभग 8000, काफी व्यापक घड़े में मिला है। तो आप कहेंगे कि साहब ये तो नहपान का सिक्का मिला है, इसका सातवाहनों से क्या लेना देना है? तो लेना देना ऐसे है कि चूंकि इनके सिक्कों पर जो इनका हुलिया था, नाम पता, इसको बदल कर सातवाहनों ने अपना डाल दिया। ठीक, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये क्षयरात जो वंशी शासक नहपान रहे होंगे वो सातवाहनों से निश्चित तौर पर क्या हो गए रहे होंगे? पराजित हो गए होंगे। इस वजह से उनके सिक्कों को बदल कर उस पर जो है अपना प्रतीक चिन्ह या अपना जो भी बनवाना था उसको टंकित करवा दिए। तो नहपान के सिक्कों का ढेर मिलता है।
अनेक सिक्के गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा दोबारा अंकित कराए गए हैं। इसमें बढ़ा लीजिए तो ये क्लियर हो जाएगा। अनेक सिक्के, उसी में से अनेक सिक्के गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा दोबारा टंकित कराए गए हैं। दोबारा टंकित कराए गए हैं। इससे क्या सूचित होता है? यह बात नहपान के ऊपर उसकी विजय की पुष्टि करते हैं। यह बात नहपान के ऊपर उसकी विजय की पुष्टि करते हैं। निश्चित तौर पर जो गौतमी पुत्र सातकर्णी रहा होगा उसने क्षयराज वंशी शासक नहपान पर विजय प्राप्त की होगी, इसलिए उसके कुछ सिक्कों को बदलकर उस पर अपना नाम और सब अंकित करवा दिए। आगे देखते हैं। दूसरा, यज्ञ श्री सातकर्णी के एक सिक्के पर, ये बात लिख लीजिए, खूब सवाल पूछा गया है। यज्ञ श्री सातकर्णी के कुछ सिक्कों पर, यज्ञ श्री सातकर्णी के कुछ सिक्कों पर जलपोत के चिन्ह उत्कीर्ण है। जलपोत के चिन्ह उत्कीर्ण है। यज्ञ श्री सातकर्णी के कुछ सिक्कों पर इसके चिन्ह उत्कीर्ण है। जलपोत के यज्ञ श्री सातकर्णी के कुछ सिक्कों पर जलपोत के चिन्ह उत्कीर्ण हैं। इससे समुद्र के ऊपर अधिकार प्रमाणित होता है। इससे समुद्र के ऊपर सातवाहनों के अधिकार प्रमाणित होते हैं। इससे समुद्र के ऊपर सातवाहनों के अधिकार प्रमाणित होते हैं। आइए कुछ लेखकों के विवरण के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इससे समुद्र के ऊपर अधिकार प्रमाणित होता है। क्लासिकल लेखकों के विवरण देख लीजिए। विवरण इसमें कौन कौन से आएंगे भाई? क्लासिकल हिंदी शब्द में क्या कहेंगे? सर्च करिए। हाँ, पुराने, प्राचीन, सर्च करके देखिए। तो क्लासिकल लेखकों के विवरण देखिए, आप सर्च करिए क्लासिकल माने क्या होता है? हाँ, सांस्कृतिक बातें जो पहले कुछ लेखकों ने सुनी उसको उतार दी, कुछ लोगों ने उसको देखकर, मतलब प्रत्यक्ष रूप में देखकर लिखा। आप समझ रहे हैं? क्लासिकल लेखकों के विवरण लिखिए। प्लिनी, टालमी और पेरिप्लस के लेखक के विवरण महत्वपूर्ण है। प्लिनी, टालमी और एक अज्ञातनामा मिलती है पेरिप्लस। जी, ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसके राइटर की जानकारी नहीं मिलती ना? हाँ, एरिथ्रियन सी माने समुद्र। पेरिप्लस लिख लीजिए बहुत। प्लिनी, टालमी और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के जो विवरण हैं, सी माने समुद्र, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, तो इनके जो राइटर हैं इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती। लेकिन ये प्लिनी और टालमी जो है, इन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ सुना था। बात समझ रहे हैं? बहुत सारी जानकारियां इनको दूसरों के द्वारा सुनी गई थी, वही इन्होंने अपने विवरण में लिख दिया। ठीक, लेकिन जो पेरिप्लस का अज्ञातनामा लेखक था, वह भारत के कुछ बंदरगाहों को स्वयं आकर देखा था, स्वयं निरीक्षण किया था। उसने भी लिखा है यहाँ के बंदरगाहों के बारे में। तो प्लिनी, टालमी
पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन के जो विवरण मिलते हैं, इससे भी सातवाहन कालीन व्यापार वाणिज्य धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें देखिए, तो इन दोनों का जो अगर देखा जाए तो दूसरों से प्राप्त जानकारी का विवरण इन्होंने दिया है। दूसरों से प्राप्त जानकारी का विवरण इन्होंने दिया है, दूसरों से प्राप्त जानकारी का उल्लेख किया है अपने विवरण में। लेकिन पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन का जो लेखक था, वह जो है यहाँ के बंदरगाहों का निरीक्षण किया था। इन लेखकों के विवरण व्यापार वाणिज्य तथा शकों के साथ संघर्ष तथा पाश्चात्य विश्व के साथ व्यापार संबंध की जानकारी देते हैं। शकों के साथ इनका जो संघर्ष चला उसकी भी जानकारी इन लेखकों के विवरण से मिलती है, और साथ में व्यापार वाणिज्य, सांस्कृतिक उन्नति कैसे हुई, व्यापार वाणिज्य की उन्नति कैसे हुई, ये सब जानकारी हमको इन विदेशी लेखकों के विवरण से प्राप्त होती है। यूरोपीय देशों में देखिए इनका मालवाहक जहाज जाता था भूमध्य सागर। अगर देखिए इन्होंने जो विवरण दिया है वो कहा है कि भूमध्य सागर से व्यापार हुआ करते थे। नील सागर के द्वारा जो जलपोत होते थे, आगमन इनका आवागमन होता था। भूमध्य सागर, नील सागर, फारस की खाड़ी तथा अरब सागर, फारस की खाड़ी तथा अरब सागर, फारस की खाड़ी तथा अरब सागर। यहाँ से जो जलयानों का आवागमन भारत से बारंबार यानी बार बार हुआ करता था। इसका मतलब व्यापार वाणिज्य इस समय बहुत उन्नति कर रहा होगा। हाँ, अभी बता रहे हैं, आगे चलो। अभी तो हम भूमिका ही बना रहे हैं, कहाँ से किसका क्या विवरण मिलता है। मात्र सत्तात्मक नाम देखिए लगा है। हाँ, तो नील सागर, फारस की खाड़ी तथा अरब सागर से होकर भारत पहुंचते थे। देखिए एक बंदरगाह को पूछा जाता है पश्चिमी तट पर भणौच। इस काल का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था। स्टार बना के लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, पश्चिमी तट पर भणौच, पश्चिमी तट पर भणौच इस काल का प्रसिद्ध बंदरगाह था। भणौच पश्चिमी तट पर स्थित भणौच, ये इधर लिख दिए हैं, देख लीजिए। भणौच इस काल का प्रसिद्ध बंदरगाह था, जिसे यूनानी लेखक बेरीगाजा कहते हैं। जो जिसे यूनानी लेखक इसे क्या कहते हैं? बेरीगाजा। पूछा गया सवाल में, बेरीगाजा। यूनानी लेखक इसे बेरीगाजा कहते हैं। तो भणौच जो है ये बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह रहा उसमें। अब देखिए चैत्य और विहार कुछ मिलते हैं। चैत्य किसे कहते हैं? खूब पढ़ा है, बताइए। पूजा, किसका पूजा स्थल? बौद्धों का। हाँ, वेरी गुड। तो जो चैत्य और विहार कुछ मिलते हैं भाई। विहार क्या होते थे? भिक्षुओं के निवास या आवास कह सकते हैं। भिक्षुओं के निवास स्थल होते थे। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल हुआ करते थे। और ये चैत्य जो होता था ये बौद्धों का मंदिर कह सकते हैं। बौद्ध मंदिर या पूजा स्थल क्या होता था? पूजा स्थल, जहाँ बैठ कर ये लोग। तो देखिए सातवाहन काल के कुछ चैत्य और विहार मिलते हैं, वो लिख लीजिए। ये सातवाहन काल के जैसे नासिक, कार्ले और भांजा आदि स्थलों के, नासिक, कार्ले और भांजा आदि स्थलों से
कहीं में लिख लीजिए आर्य स्थलों से चैत्य और विहारों की प्राप्ति होती है। चैत्य और विहार मिलते हैं। तो इन चैत्य और विहारों से हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? तत्कालीन टाइम की क्या लगा सकते हैं? कला और स्थापत्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे इस टाइम पे हम लोग कला और स्थापत्य के बारे में जानकारी है, हमको बीम देते हैं कंक्रीट का, उस पर जो है बढ़िया सा लेयर डाल देते हैं। तो इनके जो नासिक, काले और भांगा आदि स्थलों से जो चैत्य और विहार प्राप्त हुए हैं, तत्कालीन समय की स्थापत्य और कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती। आइए हाँ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि सातवाहन का मतलब क्या होता है, ये जान लीजिए। सातवाहन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। सातवाहन या इन्हीं को क्या कहा जाता है? शालिवाहन। वेरी गुड। शालिवाहन में क्या होता है? सिंह होता है ना, सिंह यानी शार्दूल, यानी हाँ सिंह यानी शेर। सातवाहन मतलब शाली, यानी सातवाहन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सिंह यानी शाली है वाहन जिसका, शाली है वाहन जिसका, यानी सिंह यानी शाली है वाहन जिसका। वह क्या कहलाएगा? सातवाहन। इसका शाब्दिक अर्थ लिख लीजिए, यानी सिंह यानी शाली है वाहन जिसका। सातवाहन का शाब्दिक अर्थ है सिंह यानी शाली है वाहन जिसका। आइए शुरू करते हैं इसके संस्थापक से। आइए छोटा छोटा लिखते चलिएगा आप लोग। इसका संस्थापक कौन था? सिमुक या सिंधुक। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक या सिंधु किसी का नाम मिलता है, या सिप्रक भी कहीं कहीं मिलेगा आपको। ज्यादातर यही ईडीटी में भी पूछा गया था, सिंधु सिप्रक। अंतिम शासक पुलमावी चतुर्थ, ये प्रथम शासक हो गया संस्थापक। अंतिम शासक इसका कौन था? पुलमावी चतुर्थ। अंतिम शासक पुलमावी चतुर्थ। सर्वाधिक समय तक शासक रहा सातकर्णी द्वितीय। सर्वाधिक समय तक शासक रहा सातकर्णी द्वितीय। इन सब के बाद हम आएंगे ना गुप्त पर। गुप्त काल थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सातकर्णी द्वितीय। राजधानी इनकी देखिए, दो राजधानियां रही इनकी। कौन कौन? हाँ, तो राजधानी की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो पहले थी अमरावती में। अमरावती आज का अमरावती कहाँ की राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। हाँ, अमरावती में धान्य कटक
या हरणिकोट, धान या कटक या हरणिकोट कहाँ पर है? अमरावती। और फिर बाद में इसकी राजधानी कहाँ पहुंची? प्रतिष्ठान या पैठन, इसी का नाम है प्रतिष्ठान या पैठन। ये किसके समय में बदली? सातकर्णी प्रथम के समय से। सातकर्णी प्रथम के समय से राजधानी चेंज हुई। सातकर्णी प्रथम के समय से राजधानी कहाँ चली आई? के समय से कहाँ चली आई? प्रतिष्ठान या पैठन। ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ है ये? महाराष्ट्र। ये आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। इसमें कुछ विशेष चीजें लिखती चलिए। जैसे सातवाहनों को 3 महासमुद्रों का अधिपति भी कहा जाता है। कुछ विशेष बिंदु लिखते चलिए। ये हो गया कुछ विशेष महत्वपूर्ण बिंदु सातवाहनों के बारे में विशेष लिखना। ऐसे 2-3 लाइन लिखिए। सातवाहनों को 3 महासमुद्रों का अधिपति कहा गया है। सातवाहनों को 3 महासमुद्रों का अधिपति कहा गया है। अधिपति कहा गया है। अब बताएंगे कौन से 3 महासमुद्र रहे होंगे? हाँ, अरे भाई 3 तरफ जल से ही तो घिरा है दक्षिण भारत हमारा। हाँ, हिंद महासागर, प्रशांत और बंगाल की। हाँ, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? 3 महासमुद्रों का अधिपति भी कहा गया है। साथ में कई राजा, स्वामी, अधिपति भी कहा गया है। दूसरा, भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला यह पहला राजवंश था। दूसरा लिख लीजिए, भारत पर शासन करने वाला यह पहला राजवंश था। सर्वाधिक समय तक, भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला यह पहला राजवंश था। इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस वंश के राजा अपने मातृ नामों से पहचाने जाते थे। इस वंश के राजा, महत्वपूर्ण विशेषता में लिख लीजिए, इस वंश के राजा अपने मातृ नामों से पहचाने जाते थे। मातृ नामों मतलब माता का नाम जुड़ा होता था इनके नाम। जैसे HD देवगौड़ा, TV नरसिम्हा राव, इनके 1-2 पीढ़ियों का नाम जुड़ा होता है ना। पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव, हरदनहल्ली डोडे गौड़ा देवे गौड़ा, जो दक्षिण भारत के लोग होते हैं। उसी तरह से इनके नामों में इनके मातृ नाम जुड़े हुए होते हैं। हाँ, इस वंश के राजा अपने मातृ नामों से पहचाने जाते थे। यानी कि मातृ प्रधानता रही होगी इनके समाज में, माता को विशेष दर्जा दिया गया रहा होगा, तभी ये अपने नाम के आगे माता का नाम लगा लेते थे। जैसे आप लोग पिता का सरनेम लिखना पसंद करते हैं, ये लोग क्या करते थे? सम्मानवश अपने माँ का नाम अपने नाम से आगे जोड़ लेते थे। और सातवाहनों की राजभाषा लिख लीजिए।
सातवाहनों की राजभाषा कौन सी रही होगी? शुंग काल में किस भाषा का संस्कृत का, क्योंकि पतंजलि क्या थे? संस्कृत के व्याकरणाचार्य थे ना, और उनके बताया जाता है जितने भी इसमें 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ जो किया था उसके पुरोहित भी कौन थे? पतंजलि। हमेशा पूछा गया सवाल है, पतंजलि किसके राज दरबार से संबंधित थे? तो समुद्र शुंग के। तो राजभाषा देखिए, सातवाहनों की राजभाषा महाराष्ट्रीय, मराठी भाई, हाँ महाराष्ट्रीय प्राकृत थी। कौन सी थी? महाराष्ट्रीय यानी मराठी, महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा थी, प्राकृत थी राजभाषा। इनके अभिलेख भी प्राकृत भाषा में है, इसमें जरा छोड़ दीजिए। इनके अभिलेख भी प्राकृत भाषा में हैं, इनके अभिलेख भी प्राकृत भाषा में है। और देखिए इनकी चर्चा कहाँ कहाँ हुई है भाई? पुराणों में इस राजवंश के बहुत सारे राजाओं का नाम मिलता है, इनका कार्यकाल मिलता है, ये लोग कितने कितने वर्ष तक शासन किए रहे होंगे। सारे राजाओं का नाम नहीं मिलता है, कुछ विशेष राजाओं का नाम मिलता है, क्योंकि कार्यकाल बहुत लंबा रहा, 300 साल से ज़्यादा, कहीं कहीं 400-410 साल भी किसी किसी पुराण में मिलता है साहित्यिक स्रोत में। तो ये अनुमान लगाया गया है कि 300 यानी 300 साल, 3 शताब्दियों से अधिक का इनका शासन रहा होगा पूरे दक्षिण भारत में ये लोग। इसीलिए ये भारतीय इतिहास में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश कहा जाता है। मातृ नामों से जाना जाता है। भाषा क्या थी? प्राकृत थी। 3 महासमुद्रों का अधिपति भी इनको कहा जाता है। आगे देखते हैं। सातवाहन शासक थे क्या? ब्राह्मण। किसी जाति से संबंध था इनका? ब्राह्मण। ये भी ब्राह्मण थे भाई। शुंग कौन थे? ब्राह्मण थे। कण्व कौन थे? ब्राह्मण थे। सातवाहन कौन थे? ब्राह्मण थे। अब देखिए मत्स्य और ब्रह्मांड पुराण में इस राजवंश के 30 राजा बताए गए हैं। मत्स्य पुराण ऐसे सुनते रहिए, और ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है कि सातवाहन वंश में कितने राजा हुए? 30 राजा हुए। देखिए पुराण भी कंफ्यूज हैं, तमाम पुराणों में अलग अलग बातें मिलती हैं। वायु पुराण में 19 राजाओं की सूची मिलती है। सातवाहन वंश के 19 राजाओं की सूची कहाँ मिलती है? हाँ, वायु पुराण में 19 राजा कहाँ मिलते हैं? वायु पुराण में। वायु पुराण में 19 राजाओं की सूची मिलती है, 19। मत्स्य पुराण में कितने राजाओं की सूची मिलती है? 30 राजाओं की सूची मिलती है। और इसी तरह से अभिलेखों में भी इनको सातवाहन कहा गया है। अशोक के 12वां शिलालेख से जानकारी मिलती है सातवाहन वंश के बारे में। अशोक के, नोट करिए, अशोक के 12वें शिलालेख में आंध्रों का उल्लेख हुआ है। आंध्रों मतलब वही आंध्र सातवाहन रहे होंगे। अशोक के 12वें शिलालेख में आंध्रों का उल्लेख मिलता है। आंध्रों का उल्लेख मिलता है। अशोक के 12वें शिलालेख में आंध्रों का उल्लेख मिलता है। पुराण में इन्हें क्या कहा गया? आंध्र वृत्त। यह हमने आपको बता दिया। पुराणों में इन्हें क्या कहा गया है? आंध्र वृत्त कहा गया है, यानी कि आंध्रों के सेवक, आंध्र वृत्त कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में आंध्रों को दस्यु जात का बताया गया है। देख लीजिए, ऐतरेय ब्राह्मण में आंध्रों को दस्यु
जात का बताया। दस्यु माने डाको। वेरी गुड, डकैत, डाकू। ऐत्रेय ब्राह्मण में आंध्रों को दस्यु जात का बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सातवाहन वंश के राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। अब ये सब सारी चीजें तो लिखाएंगे कहीं ज्यादा हो जाए, लिख लीजिए। कुछ चीजें आप अपने से समझकर सवाल आए तो उसको कर सकते हो। लिख लीजिए सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची, सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची, सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है। मत्स्य पुराण में मिलती है। कितने राजाओं की सूची मिलती है? 30 राजाओं की। हाँ, अगर पूछा जाए कि सातवाहन राजाओं के प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से मिलते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है महाराष्ट्र से सभी मिले हैं, ज्यादातर मिले हैं 80%। बाकी अमरावती, नागार्जुन कोंडा, उधर चैत्य विहार की चर्चा हम बाद में करेंगे, कला वाले पार्ट में जब आएंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सातवाहन राजाओं के प्राचीनतम अभिलेख, सातवाहन राजाओं के प्राचीनतम अभिलेख महाराष्ट्र यानी ऊपरी गोदावरी घाटी के प्राचीनतम अभिलेख महाराष्ट्र यानी ऊपरी गोदावरी घाटी के नासिक एवं नाना घाट से मिलते हैं। गोदावरी घाटी के ऊपरी गोदावरी घाटी के नासिक और नाना घाट से मिलते हैं। और प्राचीनतम मुद्रा कहां से मिली है इनकी? देखिए प्राचीनतम मुद्रा, नामांकित प्राचीनतम मुद्रा, ऐसे लिखिए नामांकित प्राचीनतम मुद्रा सातवाहन नामांकित प्राचीनतम मुद्रा महाराष्ट्र के नेवासा से मिलती है। महाराष्ट्र के नेवासा से मिलती है। नेवासा, महाराष्ट्र के नेवासा से मिलती है। तो नेवासा से मिलती है। अब आपसे पूछा जाए, इतिहासकारों ने इनका प्राचीनतम मूल निवास स्थान कहाँ माना है? दक्षिण भारत, पैठण, नेवासा। क्यों? क्योंकि इन्होंने मगध नरेश कण्व वंश का नाश करने के बाद भी अपना विस्तार किधर करते हैं? दक्षिण भारत की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि जहां आप जननी जन्मभूमि स्वर्गादि, जहां आपका मूल निवास स्थान होता है। मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ लेकिन हमारा दिल कहाँ बसता है? प्रयागराज के गांव में, है कि नहीं? अभी एक हफ्ते बिता कर आए। तो इसका कहीं न कहीं यह कारण रहा होगा, इतिहासकार इनका निवास स्थान पैठण मानते हैं, यानी कि प्रतिष्ठान, यानी दक्षिण भारत के लोग रहे होंगे, दक्षिण भारतीय ब्राह्मण रहे होंगे, जो ये मगध में जाकर इनके वृत्त सेवक रहे कण्व शासकों के। इनका जो इसी के आधार पर इतिहासकारों ने सातवाहनों का मूल स्थान, निवास स्थान कहाँ बताया है? पैठण, यानी प्रतिष्ठान को। और लास्ट में ये लोग देखिए दूसरी राजधानी भी अपनी बनाते हैं कि नहीं? पहले धरणी कोट यानी धान्य कटक अमरावती, उसके बाद ये दूसरी राजधानी कहाँ बनाते हैं? प्रतिष्ठानपुर यानी पैठण को। तो आप इनका अगर मूल निवास स्थान पूछा जाए तो पैठण बताइएगा भाई। और इसी तरह से देखिए तमाम सारे जो पुराण हैं इनके कार्यकाल को बड़ा लंबा बताते हैं। जैसे मत्स्य पुराण कहता है कि ये लोग 460 वर्षों तक शासन किए। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और ये सबसे लंबी सूची भी देते हैं, समझ रहे हैं? और ये कहते हैं कि सातवाहनों का जो राज्यकाल था, समय था, पीरियड था, वो कितने वर्षों का था? 460 वर्षों का था।
इसी तरह से ब्रह्मांड पुराण इनको 456 वर्ष तक शासक बताता है, इन्होंने 456 वर्षों तक शासन किया है। वायु पुराण इनको बताता है कि 411 वर्षों तक इनका शासन रहा। इसी तरह विष्णु पुराण 300 वर्षों तक का शासन बताता है। यानी लेखों और मुद्राओं के आधार पर कुल सातवाहन शासकों की संख्या हम लोग जो पढ़ते हैं वो 15 बताई गई है। कहीं 19 लिस्ट मिलती है, कहीं 30 मिलती है। कुल मिलाकर इनका जो साम्राज्य था काफी व्यवस्थित प्रतिष्ठित रहा और काफी दिनों तक इनकी जड़ों को कोई हिला नहीं पाया। इसीलिए पुराण और जितने भी पुराण हैं इनकी महिमा मंडल और इनकी जो सूची देते हैं कार्यकाल की और राजाओं की, वो बड़ी काफी लंबी प्रेषित करते हैं। जिन्होंने 215 वर्षों तक शासन किया, कह रहे हैं कि जो मुद्राएं मिलती हैं और लेख मिलते हैं उनसे हमें सिर्फ 15 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है और उनसे 215 वर्षों तक के शासन के बारे में जानकारी। जो उत्तरवर्ती रहे होंगे वो काफी दिन तक इस तरह से शासन करते रहे होंगे। इसी तरह से देखिए सातवाहनों की जो पूर्वी दक्षिण में 7 तथा पश्चिमी में 19 अभिलेख मिले हैं। यानी कि सबसे ज्यादा अभिलेख कहाँ मिलते हैं? पूर्वी दक्षिण में 7, लेकिन पश्चिमी दक्षिण में 19 अभिलेख मिलते हैं। पश्चिमी दक्षिण कौन होगा? ये होगा। हाँ, क्योंकि इनका जो है ये पूर्वी हो जाएगा ना। अगर दक्षिण की बात करेंगे तो पूर्वी और पश्चिमी हो जाएगा। इधर ज्यादा अभिलेख मिलते हैं, यानी इस तरफ से इनका लगाव ज्यादा रहा होगा। क्यों? क्योंकि इधर से व्यापार भी हुआ करता था जलयान के द्वारा और इनका मूल निवास भी इधर रहा और इनकी यहाँ राजधानी भी रही। इसलिए ज्यादातर अभिलेख आपसे अगर सवाल पूछा जाए तो ये आप बताने की कोशिश कीजिएगा कि पश्चिमी दक्षिण सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं इनके सारे अभिलेख। ज्यादा अभिलेख कहाँ मिलते हैं? 19 अभिलेख मिले हैं पश्चिमी और दक्षिण में। आइए सिमुक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, फिर अगले कितना टाइम बचे? हाँ, सिमुक के बारे में देखिए। ये नींव हमने बना दी पूरा, हमको लगता है बढ़िया से समझ में आ गया होगा। साहित्य पुरातात्विक अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर। ठीक, अब देखिए इनका जो प्रथम शासक था सिंधु, इसके बारे में देखिए। ये इसका शासन बताते हैं 230 ईसा पूर्व। इस वंश का पहला शासक कौन था? सिमुक था, जिसने जो है सुशर्मा की हत्या की और सातवाहन वंश की नींव डाली। क्लियर हो गया। और हमने पूछा अंतिम शासक कौन था? पुलमावी चतुर। अंतिम शासक कौन था? पुलमावी चतुर। हाँ, सिमुक को शुंग एवं कर्ण शक्ति का नायक भी कहा गया है। सिमुक को देखिए निश्चित तौर पर यह जो है हो सकता है शुंग और कर्ण शासन काल देखा रहा होगा, काफी अनुभव रहा होगा, है कि नहीं? इसको तभी इसमें जो है एक षड्यंत्र के तहत देवभूति की हत्या हुई थी और कुछ इसी तरह से इसने जो है सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की नींव डाली थी। इसीलिए इसको शुंग एवं कर्ण शक्ति का नायक भी कहा गया है सिमुक को। और पुराणों में से हमने बताया क्या कहा गया है? आंध्रभृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। बार बार हम ये रिपीट कर रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए। नागनिका के नाना घाट अभिलेख में उसका चित्र बना हुआ है। ऐसे इसमें डैश देकर लिखिए, नागनिका के नाना घाट अभिलेख में। ये नागनिका कौन सी, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। नागनिका के नाना घाट अभिलेख में सिमुक का चित्र, एक चित्र उत्कीर्ण किया गया है। ये अनुमान लगाया जाता है ये किसका चित्र रहा होगा? सिमुक का। नागनिका के नाना घाट अभिलेख में सिमुक का चित्र बना है। सिमुक का चित्र बना है नागनिका के नाना घाट अभिलेख में सिमुक का चित्र बना हुआ है। अब देखिए कुछ जैन स्रोतों से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। कुछ जैन स्रोत ये कहते हैं ऐसे कि जो है सिमुक ने कितने वर्ष तक शासन किया? 23 वर्ष तक।
जैन स्रोतों से यह जानकारी मिलती है कि सिमुक ने कितने वर्ष तक शासन किया था, 23 वर्ष तक शासन किया था, और उसने जैन एवं बौद्ध मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। आ रहे हैं आपके प्रश्न पर। उसने क्या किया था? बौद्ध और जैन मंदिरों का, यानी कहीं न कहीं वह ब्राह्मण होते हुए इन धर्मों का आश्रयदाता रहा होगा, तभी तो बनवाया था ना। हाँ, जैन स्रोतों से तभी जानकारी मिल रही है। जैन स्रोतों से यह जानकारी मिलती है कि सिमुक जो था उसने 23 वर्षों तक शासन किया था और जैन एवं बौद्ध मंदिरों का निर्माण भी करवाया था, लेकिन अपने शासन के अंतिम दिनों में वह दुराचारी हो गया। अंतिम दिनों में यानी कि यह शासन सत्ता प्राप्त किया, निश्चित तौर पर शुरू में इसकी जो है अच्छा कार्य किया होगा। जब सुदृढ़ हो गया तो यह जो है शासन के प्रति क्या हो गया? दुराचारी हो गया, इसलिए मार डाला गया। जैन स्रोतों से जानकारी मिल रही कि उसने 23 वर्षों तक शासन किया, जैन और बौद्ध मंदिरों का वह निर्माता भी था, लेकिन अपने अंतिम दिनों में वह उसकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं रही, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई, यानी मार डाला गया। वही क्रम चला आ रहा है जो शुरू से चला आ रहा है, हत्या के द्वारा गद्दी प्राप्त करना। इसके बाद सिमुक का भाई था ये, उसका नाम था कृष्ण, या कान्ह मिलता है कहीं कहीं। सिमुक का भाई था कृष्ण या कान्ह, उसका नाम मिलता है। कृष्ण शासक बनता है, यानी इसकी हत्या हो जाती है, जिसका उल्लेख नासिक अभिलेख में हुआ है। ये बात लिख लीजिए, सिमुक के भाई कृष्ण का उल्लेख नासिक लेख में हुआ है। इसी में लिख लीजिए, इसका उल्लेख कहाँ हुआ है? नासिक लेख में हुआ है। नासिक लेख में हुआ है। कृष्ण के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? नासिक लेख से। कहाँ से मिलती है? नासिक लेख से मिलती है। कृष्ण कौन था? सिमुक का छोटा भाई था, यानी कि इसकी हत्या के बाद कौन शासक बना? कृष्ण बना। लेकिन कृष्ण का अगली वंशावली में कृष्ण का कोई उत्तराधिकारी शासक नहीं बनता, इसी का उत्तराधिकारी शासक बनता है। हम आगे पढ़ाएंगे। हाँ, आगे देखिए, तो कृष्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है? नासिक लेख से, नासिक अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। और इसके श्रमण नामक एक महापात्र ने नासिक में एक गुहा का निर्माण करवाया था। इसी का एक श्रमण नामक महापात्र था, उसने ही इस गुहा लेख का अभिलेख का निर्माण करवाया था। आगे अगला देखते हैं, जो प्रतापी शासक हुआ। अभी 2-4 मिनट है, खत्म हो गया। चलिए ठीक है, सातकर्णी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सातकर्णी प्रथम, अगला शासक कौन होता है? सातकर्णी प्रथम। तो सातकर्णी प्रथम जो था, इसकी उपाधि मात्र लिख लीजिए, हम छोड़ देते। सातकर्णी प्रथम, इसकी उपाधि थी प्रतिष्ठानपति। सातकर्णी प्रथम की उपाधि लिख लीजिए, प्रतिष्ठानपति। प्रतिष्ठान, आपसे पूछा जाएगा ये राजधानी चेंज किसने किया? सातकर्णी प्रथम ने किया था ना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रतिष्ठान पति कहा जाता है। दूसरी उपाधि लिखिए, स्त्री सात। स्त्री सात, स्त्री सात, दूसरी उपाधि लिखिए स्त्री सात। तीसरी उपाधि थी इसकी थी दक्षिणापथपति। दक्षिणापथपति, दक्षिणापथपति, दक्षिणापथपति। और इसको क्या कहा जाता है? अप्रतिहत चक्र का एक चालक। अप्रतिहत चक्र का, अप्रतिहत चक्र का एक चालक भी इसे कहा गया। अप्रतिहत चक्र का एक चालक। ये सारी उपाधियां किसकी थी? सातकर्णी प्रथम की थी। और इसे क्या कहा गया? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में इसको कहा गया है एंडर
सैरागोनस, एल्डर सैरागोनस, एल्डर सैरागोनस, एल्डर सैरागोनस। कुछ छोड़ते नहीं भाई, आप कुछ नोट करते चलिए। एल्डर सैरागोनस कहाँ कहा गया है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में, पेरिप्लस में इसको एल्डर सैरागोनस की उपाधि दी गई, एल्डर सोरागोनस। और इसकी एक उपाधि मिलती है सीरी, श्री, श्री उपाधि। यह सारी उपाधियां तो और अन्य नरेशों ने भी प्राप्त की थी, लेकिन ये जो श्री उपाधि है, श्री हो सकता है, देखिए श्री लगा है हर जगह ना, इस तरह से। तो यह श्री उपाधि भी इसको मिली थी। यह श्री उपाधि यह प्राप्त करने वाला पहला शासक था सातकर्णी प्रथम। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा ऐसा शासक था जिसने सातवाहन वंश को समृद्ध किया यानी प्रतिष्ठित किया, तो सातकर्णी प्रथम, यानी कि वास्तविक संस्थापक इसको हम कह सकते हैं। सिविक ने तो सिर्फ नींव रखी, इसने इसको काफी विस्तृत किया और प्रतिष्ठान को राजधानी बनाया। प्रतिष्ठान, और इसकी पहली राजधानी कहाँ थी? अमरावती, यानी धरणकोट यानी धान्य कटक, और दूसरी राजधानी प्रतिष्ठान। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रतिष्ठान पति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिष्ठान पति। अच्छा, इसके पिता का नाम सिमुक ही था। यह किसका पुत्र था? सिमुक था। कृष्ण वहीं से खत्म हो जाते हैं, इसकी हत्या हो जाती है, कृष्ण प्रथम आता है। चलिए यहाँ से इनको अगर चल लगेगा तो